स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं हूं निखिल भारद्वाज, जेआरएफ इन इकोनॉमिक्स एंड पीएचडी इन इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, रिसेंटली हमारे पास यूजीसी का रिजल्ट आया है और बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसके लिए प्रिपरेशन किस तरह से करनी है या एग्जाम को किस तरह से अप्रोच करना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको 3 to 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर कन्वे करूंगा कि आपने अपने एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है और पढ़ने का तरीका क्या होता है। मैक्सिमम बच्चे जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो सबसे पहले रिलेटेड रहती है हमारे सिलेबस के, जहां पे ये नहीं पता चलता किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे या उन क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा। हमारे पास दूसरे बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम पढ़ के तो बहुत जाते हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। पढ़ के तो हम सारा सिलेबस गए थे बट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। अब स्टूडेंट्स, यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि जब नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, हर एक बच्चा पढ़ के आएगा, हर एक स्टूडेंट पढ़ के आएगा, बट सबका जेआरएफ क्लियर नहीं होता। ठीक है, उसका रीजन ये होता है, जेआरएफ क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप को एग्जाम में बैठने के लिए प्रिपेयर करना। ठीक है, मेंटल स्टेबिलिटी के साथ 3 to 4 मंथ्स एग्जाम को प्रिपेयर करना। अब मैं आज आपको सबसे पहली चीज यही कन्वे करूंगा कि हमारे पास पढ़ने का तरीका क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू किया। अब सबसे पहले आपको ना लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनानी है कि हमारे पास वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में से निकल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन बनता है डिमांड एनालिसिस। अब डिमांड एनालिसिस में क्वेश्चन या तो बिहेवियर ऑफ गुड्स में से बनेगा, जहां पे आपको पूछेंगे कि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, नॉर्मल गुड्स का, गिवन गुड्स का, वेबलेन गुड्स का या बेसिक नेसेसिटीज का। तो एक तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है जहां पर आपको बोला जाएगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के बीच में रिलेशन क्या है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है जहां दो कंसेप्ट्स को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों की मेरिट डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब अगर नॉर्मल डिमांड का क्वेश्चन आता है, प्रोडक्शन का क्वेश्चन आता है, हर एक बच्चा +1 से वो पढ़ता आ रहा है, वो हर एक बच्चे का ठीक होएगा। बट जब कॉस्ट में से क्वेश्चन आएगा, फैक्टर प्राइसिंग में से क्वेश्चन आएगा, वहां पे बच्चा गलत करेगा। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि बाकी बच्चे गलत करेंगे और आपने उन पे कमांड बनानी है, आपने उन पे स्ट्रेंथ बनानी है, पहली चीज। दूसरा, हमारे पास हर एक सब्जेक्ट में एक या दो ऐसे क्वेश्चन होते ही होते हैं, या तो जो आपने मास्टर्स में नहीं पढ़े हैं या जो टेक्निकल चैप्टर्स है और बच्चे गलत करते हैं। जैसे माइक्रो में मैंने आपको बताया कॉस्ट और फैक्टर प्राइसिंग, वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और आईएसएलएम कर्व। आईएसएलएम कर्व में भी आप ये पढ़ोगे कि स्लोप क्या होता है, उसकी शेप क्या होती है आईएसएलएम की, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होगा आईएसएलएम में। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, उसमें आपको थ्योरीज भी पढ़नी है, फॉर्मूला भी पढ़ना है और रीफॉर्मुलेशन भी पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आपका इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में एक तो आपके पास बैंकिंग में से क्वेश्चन बनता है, वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास बनेगा फाइनेंशियल मार्केट से, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये दो क्वेश्चन है जो आपके मेरिट यहां पर डिसाइड करेंगे। वैसे ही आपके पास जीडीपी में थ्योरीज आ जाती है, कैल्डर का मॉडल, हारेडोमर मॉडल, सोलो मॉडल, मीड मॉडल। ये 4 to 5 ऐसे मॉडल्स है जो कि मास्टर्स में बच्चों ने नहीं पढ़े होते या फिर काफी टेक्निकल और टफ होते हैं। तो अगर यहां से क्वेश्चन निकलता और आप ठीक कर दो तो आपकी मेरिट बनती है। समझ रहे हो, कंपेटिटर्स पे एज क्रिएट करना बहुत जरूरी है। वो क्वेश्चंस पे कमांड बनाना, उन थ्योरीज पे कमांड बनाना जो बाकी बच्चे गलत करके आएंगे या जो टेक्निकल है, जो टफ है, तो आप लोग अपना नेशनल लेवल पे रैंक स्कोर कर रहे हो। ये चीज याद रखना। ठीक है, वैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हमारे पास जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट की थ्योरीज है और जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, बहुत ब्रॉडर टॉपिक है, बहुत वाइड टॉपिक है। तो यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा, दो क्वेश्चंस आएंगे। तो ये अगेन आपके मेरिट डिसाइड करेंगे। तो हर एक सब्जेक्ट में उन चैप्टर्स को, उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो जो कि बाकी बच्चे गलत करेंगे, आपने उनको ठीक करना है, कमांड बनाना है, तो मेरिट में रैंक आएगा हमारे पास, पहली चीज। दूसरी चीज, जीके का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चा जीके पढ़ के नहीं जाता। पेपर 1 में टीचिंग में एक क्वेश्चन जीके का बन सकता है, हायर एजुकेशन में डेफिनेटली एक क्वेश्चन जीके का आएगा, एनवायरमेंट में डेफिनेटली एक क्वेश्चन जीके का आएगा। जैसे हायर एजुकेशन में आपको पूछ सकते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स क्या है,
कौन सी न्यू स्कीम रिलीज हुई है, एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशन क्या है, या हमारे पास कितनी फंडिंग अलॉट की गई है, बजट में किस तरह एजुकेशन को कितना परसेंट अलॉट किया गया है। तो ये तो आपके पास हायर एजुकेशन का आ गया। टीचिंग में आपको पूछ सकते हैं कोई भी अगर न्यू कमेटी हमारे पास आई है, कोई भी न्यू मेथड ऑफ टीचिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है, और आपका जो एनवायरमेंट है उसमें जीके के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग कहां पर हो रही है, या हमारे पास रिसेंटली इंडिया की कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कितनी है, रीन्यूएबल से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, उसका टारगेट क्या है। तो पेपर वन में 3 to 4 जीके के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, और यही वो 4 क्वेश्चन है जो आपके मेरिट बनाएंगे। क्योंकि अगर आप भी वो चीज छोड़ के जा रहे हो जो बाकी बच्चे छोड़ रहे हैं, फिर आपका मेरिट में रैंक नहीं आएगा, फिर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ये चीज याद रखना। उसके बाद बात आती है इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, एटलीस्ट 8 to 9 क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी के जीके से आते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम दिया उनको पता होगा, और जीके ब्रॉड इतनी है, वास्ट इतनी है, मेजॉरिटी बच्चा इसको छोड़ के जाता है। तो अगर ये क्वेश्चंस आप कर लो, 9 में से 6 क्वेश्चंस भी कर रहे हो, 7 भी कर रहे हो जीके के, जेआरएफ आपका क्लियर है। नेट से जेआरएफ के बीच का जो मार्जिन है ना, वो यही जीके के क्वेश्चंस आपका कंप्लीट करेंगे, ये बात याद रखना। तो सेकंड आपने जीके पे फोकस करना है। थर्ड चीज मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइम टेबल। टाइम टेबल का मतलब होता है आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं, कितने घंटे मैंने पढ़ना है, कितने नंबर ऑफ आवर्स मैंने वो पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बुक खोल ली और दिन तक आप 6-7 घंटे माइक्रो ही पढ़ रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। एक दिन में एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। जैसे सुबह 6 to 7:30 टीचिंग, 7:30 से 8 o'clock तक उसके क्वेश्चन, 8:30 से 11 o'clock तक माइक्रो, 11 से 11:30 उसके क्वेश्चन, 12 बजे से 2 बजे तक मैक्रो, 2 बजे से 2:30 तक उसके क्वेश्चन, शाम को आपकी रिवीजन। तो जो अब आप पढ़ोगे ना आवरली बेसिस पे, घंटे के हिसाब से, ना आप पे बर्डन पड़ेगा, ना आपका सेचुरेशन आएगा, और हर एक सब्जेक्ट को आप ना इक्वल टाइम दे पाओगे, क्योंकि जब मेरिट बनेगी हर एक सब्जेक्ट को मिलाकर बनेगी। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ आवर्स के बेस पे पढ़ना है डेली, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने। थ्योरेटिकल नॉलेज होना मैटर नहीं करेगा बच्चों, याद रखना। तुम्हारे को जितनी मर्जी नॉलेज हो, अगर उसको एमसीक्यू में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ये चीजें याद रखना। तो आपको पता होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो वहां से एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरह का निकलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहां पे थ्योरी पढ़ के जा रहे हो, क्वेश्चन में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया, आप थ्योरी रट्टा मार के जा रहे हो, वहां जीके का क्वेश्चन आ गया वहां से। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जो मैं पढ़ रहा हूं रेलिवेंट है या नहीं, और वहां से क्वेश्चन किस तरह का निकलेगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मैच द कॉलम, असर्शन, रीजन, जीके, किस तरह का क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है, नंबर ऑफ आवर्स के बेस पे पढ़ना है। इसी के साथ आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपका माइक्रो और मैक्रो कंप्लीट हो गया, अब आप इंटरनेशनल और जीडीपी पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है माइक्रो मैक्रो छोड़ देना है। अब डेली के बेस पे माइक्रो और मैक्रो आपने रिवाइज करना है, बट जितना भी पहले उसको टाइम दिया था उसका हाफ। जैसे अभी तक आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को 2 घंटे दे रहे थे, अब मैक्रो खत्म हो गया, अब डेली के बेस पे मैक्रो रिवाइज करना है 1 आवर में। 1 आवर में चाहे एक पेज पढ़ो चाहे पूरा मैक्रो, फर्क नहीं पड़ता। 1 घंटे के बाद मैक्रो बंद हो जाना चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट शुरू। तो ये जो आप आवर्स डिवोट करते हो ना, इसमें ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट करना है। आवर्स डिवोट करने का मतलब है कि मेरे पास इस 1 घंटे में चाहे मैं 1 पेज पढ़ूं, चाहे 10 पेजेस, चाहे पूरा का पूरा, 1 घंटे बाद मैंने बुक्स को बंद कर देना है। ये मतलब होता है आवर्स डिनोट करने का। तो आपने पिछला भी रिवाइज करना और साथ साथ सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। अगर आप पिछला नहीं रिवाइज करोगे, एग्जाम के पहले आपको लगेगा मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, और कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगी, डरना शुरू हो जाओगे आप। बट अगर आपने पिछला सब्जेक्ट टाइम टू टाइम रिवाइज किया है ना, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, स्पेशलाइजेशन रहेगी आपकी। तो ये चीज मैक्सिमम बच्चा नहीं करता है कि आप अगर आज इंटरनेशनल और जीडीपी पढ़ रहे हो उसको 2-2 घंटे दो, बट 1 घंटा माइक्रो 1 घंटा मैक्रो को भी दो पिछला। ये चीज याद रखना, ठीक है। साइमल्टेनियसली मैंने सारे सब्जेक्ट्स को यहां पे स्टडी करना है, और नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जब भी आपको टेस्ट देते हो ना, मॉक टेस्ट देते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हो, उसमें ये मत देखो कि मेरे कितने क्वेश्चन ठीक हो गए, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आ गया। टेस्ट इसलिए दिया जाता है ताकि आपको पता हो कि कल को जब आप उसी चैप्टर की थ्योरी पढ़ो ना, उन क्वेश्चन के पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ो। अगर आज मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का टेस्ट दिया है, अब मैंने माइक्रो की थ्योरिकल रिवाइज करनी है, तो मैं माइक्रो पढ़ूंगा कैसे? इन टेस्ट के जो क्वेश्चंस है ना, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं पढ़ूंगा, इसलिए टेस्ट दिया जाता है। तो टेस्ट को एनालाइज करना है कि अगर मैं कॉस्ट पढ़ रहा हूं, वहां से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं,
ताकि मैं थ्योरी उसी के अकॉर्डिंग पढ़ूं। दूसरा, आपने आइडेंटिफाई करना है पढ़ने के बाद, नोट्स बनाने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं। क्या मेरे को क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में, समझने में दिक्कत आ रही है? क्या ऑप्शंस क्लोज आ रहे हैं? क्या मेरे को टाइमर का प्रेशर फील हो रहा है? प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, ये देखना बहुत जरूरी है बच्चों। 80% आपकी जो गेम है दैट इज एनालिसिस। जिसने पेपर को एनालाइज कर लिया उसका गेम निकल गया। तो ये बेसिक सा एक ओवरव्यू था जो कि मैंने आप लोगों को कन्वे करना था यहां पर।